दोस्तों, हमारा CDS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है और काफ़ी सारे सेक्शन हमने 2020 वाले पेपर को कवर किया है। नाउ साइंस सेक्शंस पर हमने कुछ क्वेश्चन कवर किया था और कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी थे। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो तरीका हमारा वही रहेगा, कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठ जाना है। कुछ एक्स्ट्रा बातें हर क्वेश्चन के साथ मैं बताता हूँ बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनसे भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में या तो पूछे गए होते हैं या काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की। तो लास्ट का पार्ट आई होप आपने कवर किया होगा। हमने 7th क्वेश्चन तक कवर किया था उस वीडियो के अंदर। नाउ 8th क्वेश्चन से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा एक्स रे की प्रॉपर्टी नहीं है, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहले में कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होते हैं। डिफ्लेक्ट का मतलब विचलन होता है, अपने मार्ग से थोड़ा हट जाना। दूसरा कहा जा रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तीसरे में कहा जा रहा है इनमें ज़्यादा पेनिट्रेशन लेंथ देखने को मिलती है। पेनिट्रेशन लेंथ का मतलब विभेदन क्षमता। अगला कहा जा रहा है कि जो इनकी वेवलेंथ है वो स्मॉलर होती है विजिबल लाइट के मुकाबले। नाउ ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे एक्सरे के बारे में पूछा गया, और एक्सरे क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले टॉपिक को अच्छे से कवर किया तो इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। नाउ मैं थोड़ा इसमें ब्रीफ बता दूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसा कि आपको पता होगा, एनर्जी ट्रेवल थ्रू स्पेस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। और भी कई तरह की बातें हैं, बट मेनली आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। दो बातें तो पहले आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जो वेवलेंथ होती है, वेव्स के बीच की जो दूरी होती है वेवलेंथ, वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर किसी EM वेव की, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, या वैसे वर्सा भी आप कह सकते हैं, वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एक और कंसेप्ट होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसे जरूर नोट कर लीजिए। एनर्जी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, या अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, मतलब उल्टा रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ना ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ज़्यादा है, या कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वेवलेंथ किसकी कम है, राइट, उल्टा पूछ लेते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल क्लैरिटी है कि जो एनर्जी का अगर आप ऑर्डर याद कर लें तो वेवलेंथ का जाहिर सी बात है उसका उल्टा होगा, राइट। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑर्डर बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये मैं आपको एनर्जी ऑर्डर की निमोनिक बता दे रहा हूँ, रेमी लग्सी, या फिर आप निमोनिक को अगर चेंज करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग निमोनिक सेट कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सारे ऑर्डर आप लिख लें और एक बार इसे प्रैक्टिस कर लें। तो ये मैं एनर्जी का ऑर्डर बता रहा हूँ, यानी रेडियो वेव्स की एनर्जी कम होगी, फिर इससे ज़्यादा माइक्रोवेव्स की, फिर इंफ्रारेड, फिर लाइट, फिर यूवी रे, फिर एक्स रे, और ये गामा रे। गामा रे को मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया है, ये तो इस तरीके का दिखता है। गामा डेफिनेटली अपनी एक अलग कैरेक्टर है ये, राइट। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और एक बात जो मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या कि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जैसा कि अभी हमने बात की इसकी कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, यानी इस साइड पे जाने पे एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और एनर्जी का मतलब आपको पता है, एनर्जी का मतलब पेनिट्रेशन लेंथ, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी। नाउ अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये चीज़ मैंने क्यों बताई, इसी पेपर के अंदर आप देखिए एक क्वेश्चन ये, और दूसरा यहाँ देखिए 12th नंबर का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में इन्होंने पूछा है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि जब एक ही पेपर में 2 बार आए हैं और कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें डिफ्लेक्ट करती है, और दूसरा कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन्हें ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकती है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये चार्जलेस होते हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको मैंने बताया क्या कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो चार्जलेस होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यहाँ पे बात की, गामा रे हो, एक्स रे हो, यूवी रे हो, विजिबल हो या इंफ्रारेड रेडिएशन हो, किसी भी तरह का हमारा EM वेव्स हो,
उसमें ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, ना ही मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो डिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये चार्जलेस होती है। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन ये ए भी गलत है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। और जैसा कि हमने बात की कि जो एक्स रे हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, हालांकि सबसे ज़्यादा तो गामा रे की होती है, लेकिन सेकंड पे आप कह सकते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर भी है। और वेवलेंथ काफ़ी छोटा है, जैसा कि हमने बात की कि इस साइड यानी लेफ्ट से राइट जो मैंने आपको ऑर्डर बताया, उस साइड में जाने पर वेवलेंथ घटती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, बिकॉज ये गलत है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी है। तो अभी मैंने आपको कौन सी निमोनिक बताई है? रेमी लक्सी वाली। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन्होंने पूछा है, तो सबसे शॉर्टेस्ट तो फिर इस तरीके से गामा का होगा। क्या हमारे ऑप्शन में गामा है? नहीं है। रेडियो वेव है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है और अल्ट्रा वायलेट है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है। अगला एक्स रे है, एक्स रे भी नहीं है हमारे ऑप्शन में। अगला कहा जा रहा है विजिबल लाइट, तो क्या विजिबल लाइट है? नहीं, ये तो अल्ट्रा वायलेट है, ऑप्शन में हमारे अल्ट्रा वायलेट दे रखा है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा दूँ यहाँ पे। सो ये जो मैंने लिखा है ये एनर्जी का ऑर्डर है, RAMILUXY, रेमिलेक्सी आप कह लें। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये देखिए लाइट वेव्स का मतलब विजिबल लाइट्स जो हम लोग देख सकते हैं। और यू से अल्ट्रा वायलेट, हमें पता है अल्ट्रा वायलेट वेव्स के बारे में। इसके बाद एक्स रे है, देखिए एक्स रे की विभेदन क्षमता जो पेनिट्रेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से वेवलेंथ कम होती है, क्योंकि उल्टा रिश्ता है, मैंने अभी बताया है। तो यानी जो सबसे कम यहाँ पे वेवलेंथ देखने को मिलेगी गामा रे की, फिर एक्स रे की, फिर अल्ट्रा वायलेट की, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट की देखने को मिलेगी, और इसके बाद इससे कम जो है वो लाइट वेव की, फिर अगेन इस तरीके से ये चलेगा, राइट। तो ऑर्डर कौन सा? इस साइड में एनर्जी वाला ऑर्डर है, और चूंकि एनर्जी और वेवलेंथ के बीच जस्ट इनवर्स का रिश्ता है, इसलिए इस साइड में आपको वेवलेंथ बढ़ती हुई दिखेगी, यानी राइट टू लेफ्ट बढ़ती हुई दिखेगी, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है इसके अकॉर्डिंग। तो इसे आप इस तरीके से याद कर लें कि केवल एनर्जी का ऑर्डर याद कर लें। अगर क्वेश्चन में, जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि वेवलेंथ किसकी कम है, तो यहाँ हम देख लेते ऑप्शन के अकॉर्डिंग, गामा रे तो ठीक, नहीं है अगर तो फिर एक्स रे देखते, वो भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है इन्होंने, तो फिर हम किस पे जाते? अल्ट्रा वायलेट के साथ जाते। और अगर अल्ट्रा वायलेट भी ऑप्शन में ना हो तो विजिबल लाइट के साथ जाएंगे, फिर इंफ्रारेड के साथ। हालांकि इतने तक तो ऑप्शन में हमारे आंसर मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको एक बात ध्यान रख लेनी है कि वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है, जो एनर्जी है, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म की जाती है उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला कहा जा रहा है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेम साइज के देखने को मिलते हैं। दूसरा कहा जा रहा है ये लिटरली इन्वर्टेड होते हैं। तीसरा कहा जा रहा है कि ये रियल इमेज को बनाते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। चौथा कहा जा रहा है कि इट इज़ फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, यानी जितनी सामने आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी ही दूरी में ये हमारा इमेज देखने को मिलेगा। देखिए, मिरर और लेंस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में तो नहीं, बट हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे मिरर और लेंस के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे फ़िलहाल आप समझ लीजिए, यहाँ पे बात की जा रही है प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर जैसा कि आप देख सकते हैं, जितनी दूरी पे ये रहेगा उतनी ही दूरी पे इसकी इमेज बनेगी, और इमेज वर्चुअल बनती है, रियल नहीं बनती, वर्चुअल बनती है, आभासी कहते हैं हिंदी में, आभासी प्रतिबिंब, और इरेक्ट इमेज बनेगी, राइट। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिए। नाउ इसको सवाल को देखिए, सेम साइज की बनती है, हाँ, लेटरली इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है, हाँ बिल्कुल, इमेज उल्टी बनती है। और क्या रियल इमेज होती है? नहीं, वर्चुअल होती है। अगला कहा जा रहा है इट इज़ फॉर्म्ड एज फार एज, यानी जितनी दूरी पे आप इमेज को, जितनी दूरी पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतनी ही दूरी पे यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, लेकिन हमसे गलत ही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस्कोप के बारे में पूछा जा रहा है कि पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर को कहाँ रखते हैं? क्या पैरेलल रखते हैं, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर में रखते हैं, क्या 60 डिग्री के एंगल में रखते हैं, या 45 डिग्री के एंगल में रखते हैं? देखिए, पेरिस्कोप कुछ इस तरीके की होती है, और इसका इस्तेमाल, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, जिससे आप अराउंड ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, और यहाँ पे मिरर्स को 45 डिग्री में रखते हैं और एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं। कुछ इस तरीके की ये इंस्ट्रूमेंट होती है। सो पैरेलल ही रखते हैं बट 45 डिग्री के एंगल में। अब थोड़ी और इमेजेस देख सकते हैं पेरिस्कोप की, हालांकि सवाल काफ़ी आसान है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट।
तो 3 × 10⁸ होती है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में। और स्पीड ऑफ लाइट का जो जिस मीडियम में रखा जा रहा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है। नाउ आपको ध्यान होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया मिरर लेंस, इन टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, खास करके लाइट वाला जो हमारा टॉपिक है जिसमें रिफ्रैक्शन और भी कई कॉन्सेप्ट होते हैं। रिफ्लेक्शन हो गई, उसके बाद रिफ्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट होती है जिसमें मीडियम चेंज होता है बेसिकली। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेसिकली हमें पता है कि जब मीडियम चेंज होती है तो ये बेंड करती है, राइट। अब डिपेंड करेगी कि आप रेयर से डेंसर जा रहे हो या डेंसर टू रेयर जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये लाइट बेंड करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसी चीज़ का रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। और नीचे में यानी डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, आप जिस मीडियम में से रखोगे। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है 3/2 और यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी दी गई है 3 × 10⁸। नीचे में स्पीड ऑफ मीडियम की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो ये काफ़ी आसान कैलकुलेशन हमारी बन रही है। 3/2 = 3 × 10⁸ अपॉन, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, हमें स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में निकालनी है तो मैं इसे b मान लेता हूँ। नाउ इसे मैं कैलकुलेट करना है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2 × 10⁸ कहाँ पे देखने को मिल रही है, ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रही है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आपको बस ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम में आप रखो, वाटर हो सकता है या एयर, वाटर हो सकता है या फिर ग्लास हो सकती है, किसी भी अन्य मीडियम हो सकती है एयर के अलावा। तो ये इस पर और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए कि बेंड करती हैं तो मीडियम के साइड में बेंड करती हैं या मीडियम से दूर जा कर के बेंड करती हैं। तो मीडियम जब चेंज होता है तो उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारा सेपरेट टॉपिक होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग की, उसकी यूनिट क्या होती है। ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। तो जो फोर्स कांस्टेंट होती है जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, यह स्टिफनेस होती है किसी भी स्प्रिंग की, और इसे फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन यानी स्प्रिंग में फोर्स लगाने के बाद वो कितनी डिफॉर्म कर रही है, इसी के रेशियो में मेज़र करते हैं। तो इसलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स बाय लेंथ आप कह लें, बिकॉज फोर्स की न्यूटन होती है और लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मीटर होती है ऐसा यूनिट। तो इस तरह के यूनिट वाले क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर आप अलग से सेग्रीगेट कर लें, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। न्यूटन मीटर टिक नहीं करना है, न्यूटन पर मीटर हमारा आंसर आया। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सी एपिडेमिक डिजीज़ नहीं है। नाउ एपिडेमिक डिजीज़ क्या होती हैं, बेसिकली आप कह लें जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जो फैलती हैं, राइट। ऑप्शन है हमारे पास कोलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स या एलिफेंटियासिस। तो कोलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स ये एपिडेमिक डिजीज़ का पार्ट आप मान सकते हैं, लेकिन एलिफेंटियासिस जो है वो एपिडेमिक डिजीज़ नहीं होती हैं। ये बेसिकली फाइलेरिया कहते हैं, राइट। और ये एपिडेमिक डिजीज़ का पार्ट नहीं है बिकॉज ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा हाँ, बाकी के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। आप कमेंट करिए कि जो मलेरिया है वो किस मॉस्किटो के कारण। ये क्वेश्चन काफ़ी क्लीशे हो गया है। आप ये बताइए कि जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है ये किस फ्लाई के काटने के कारण होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में भी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था और वो क्वेश्चन ये है, अगर आपने लेक्चर स्टार्टिंग से ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन को आंसर करिए। मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज या सुपरसोनिक वेव्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप करिए कमेंट बॉक्स में। गामा रे, एक्स रे, यूवी रे या फिर सुपरसोनिक वेव, कौन सी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट नहीं है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि किस एनिमल में 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा, यानी 3 कोष्ठकीय हृदय देखने को मिलेगा। ऑप्शन है स्कोलियोडोन, सेलिमेंडर, पिजन या फिर ह्यूमन बींग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सेलेमेंडर होता है इसमें 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, राइट।
पूछा गया कि इसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, तो सैलेमेंडर में 3 चैम्बर हार्ट होता है, और इसके अलावा पिजन, ह्यूमन बीइंग, स्कोलोडियन, इनमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। तो इमेज मैंने नहीं लगाई है, आप खुद से गूगल करिए, बिकॉज इतनी सही इमेज है नहीं इस जानवर की। सैलेमेंडर ये आप देखिए गूगल में, और बाकी तो आपको पता ही है 4 चैम्बर हार्ट के बारे में। तो इसकी भी एक अलग लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि एम्फीबियन की कितनी चैम्बर की हार्ट होती है या मैमल्स की। मैं सेग्रीगेट करके एक साथ कवर करता हूँ। इस वीडियो में हमने 15 सवाल तक कवर किया, और अगले पार्ट में क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली वन लाइनर हैं, तो उन्हें हम लोग कवर कर लेंगे, और हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के कवर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।